जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं कि हमारा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य घर घर में ज्योतिष का सही ज्ञान पहुंचाना, जिसके द्वारा हम अपना भला करें, अपनी संतान का भला करें, अपने निकट संबंधियों का भला करें। दूसरा है मेरा यत्न गीता को घर घर में पहुंचाना, जिससे क्या होगा, जो हमारा धर्म है, जो हमारा सही धर्म है, उसका हमें पता लगे। जैसे गीता कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मा कामा क्रोधा लोभ तस्मात् एतन तन्ते। बोले नरक के 3 द्वार काम क्रोध लोभ को त्याग देना चाहिए। आज 80 वीडियो में से, जैसे मैंने कहता आता हूं कि मैं 80 वीडियो के द्वारा विद रेमेडीज आपको ज्योतिष सिखाने की पूर्ण कोशिश करूंगा और आपको आश्वासन देता हूं, यदि आप इनके नियम समझेंगे, फॉलो करेंगे, याद करेंगे, आप 101% एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। जैसे कि मेरे पे समय समय पर नोटिफिकेशन में पड़े रहते हैं मैसेज कि बाबा जल्दी बोलो, बाबा किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता, बाबा का मेन उद्देश्य है घर घर में ज्योतिष पहुंचाना। मैं साइंस भी जानता हूं, केमिस्ट्री भी जानता हूं, मैथ भी जानता हूं, फिजिक्स भी जानता हूं, MSc करा हुआ हूं। क्योंकि आपको बार बार बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो भी धर्म को चलाएगा, सबसे पहले उसके प्रति एक मनुष्य का दृष्टिकोण बन जाता है कि बाबा इलिटरेटेड है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, समाज पढ़ा लिखा नहीं है, समाज से कटा नहीं, यू आर फेल। जो ऐसा सोचता वो फेल है, उसे पता नहीं है। आइए आज हम चर्चा करते हैं किन विषयों में, ये मैं बता देता हूं कि जैसे हमने पहले बताया कि जैसे 12 राशियां होती हैं, हमेशा ध्यान रखो कि अगर 6 नंबर है तो वो कन्या राशि है, यदि 8 लिखा हुआ है वो वृश्चिक राशि है। फिर मैंने बताया कि कौन सी राशि कहाँ उच्च की हो जाती है, मतलब कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का हो जाता। जैसे मैंने बताया कि सूर्य महाराज मेष में उच्च के हो जाते हैं, चंद्रमा महाराज वृष में हो जाते हैं, शनि महाराज तुला में हो जाते हैं। हमने ये भी चर्चा करी कि किस ग्रह की कितनी अवधि होती है। जैसे कि केतु 7 वर्ष के लिए होता है, राहु 18 वर्ष के लिए होता, 19 वर्ष के लिए शनि होता है ना, और 20 वर्ष के लिए शुक्र होता है। यदि हम टोटल करेंगे तो 120 वर्ष आता है। कि जिन जातकों को या जिनको भी ये मेरी बातें अच्छी ना लगती हो, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी आप वीडियो मत देखा करो। मैं केवल उनके लिए ये समर्पित करता हूं जो ज्योतिष को जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी किताब से ज्योतिष नहीं आता। उनको एक सही आदमी, नियम तो वही होते हैं 2 + 2 = 4, सब जगह है, भाषा बदल सकती है। जैसे साइंस कहते हैं मोनोडाइटाई टेटा पेंटा हेक्सा, वो अलग भाषा होती है। इसी प्रकार से इसकी जो ज्योतिष की भाषा वो अलग होती है। जैसे मैंने पहले बताया था, मैं तो बार बार 5-7 मिनट 2-3 मिनट पहले जरूर दूंगा, क्योंकि अगर आप पहले याद नहीं करोगे तो आगे नहीं चलेगा। आपको एक और बात बता दूं, जिन्होंने मेरे द्वारा ज्योतिष सीखी, आज वो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गुरुजी आज हमने ज्योतिष में अच्छा स्थान पा रखा है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें एक नियम से सिखाता हूं। कोई समय का समझे कि समय का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो मेरे इस वीडियो को ना देखें। भक्ता ने कदाचन, जैसे भक्तों को कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का वो नहीं है, इसी तरीके से आप कृपया मेरी जो वीडियो ना देखें। जो सीखने वाले हैं वो अवश्य सीखें। पूरी जान लगा दूंगा, पूरा आपको सिखाऊंगा, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उन्हें बताऊंगा, समय समय पर आपको गाइड करता रहूंगा और आप देखेंगे कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। फिर वो ये कहता हूं, यदि आप एज ए प्रोफेशन के रूप में भी इसे चलाना चाहते हैं, प्रोफेशन के रूप में भी चलाइए। और विद रेमेडीज सिखाना आसान बात नहीं होती, लेकिन विद रेमेडीज मैं आपको सिखाऊंगा। आइए आज हम, फिर मैं बता दूं आज हम किस किस चीज पर चर्चा करेंगे। आज हमारा चर्चा होगा कि जैसे 12 लग्न होते हैं, मेष वृष मिथुन कर्क से लेकर मीन तक। आज हम बताएंगे, ध्यान से सुनने वाली बात है, इसी से ही कम से कम 60% आपके प्रेडिक्शन निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे। जैसे कि ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो नेचुरल शुभ होते हैं, एक नेचुरल अशुभ होते हैं। जैसे नेचुरल शुभ सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है। चंद्रमा पर यदि हम जाएंगे वो पक्ष बली पर डिपेंड करता है। ये भी मैं समझाऊंगा कि कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक ये पक्ष बली होकर शुभ या अशुभ फल देता, लेकिन है नेचुरल ये शुभ ग्रह। फिर हम आते हैं अशुभ ग्रह में। अशुभ ग्रह में कौन से आते हैं? शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य। फिर इनकी अपनी अपनी कैटेगरी है। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य अहंतापूर्ण है। सपोज कर लो किसी के लग्न में सूर्य बैठ जाता तो जातक आत्मसम्मान को अधिक प्राप्त करने वाला,
होता है, यानी कि एक तरफ धन रखा है, एक तरफ मान सम्मान रखा है, तो मान सम्मान को अधिक प्रेम करता है। अब जैसे मंगल क्या है, हम कह रहे पाप ग्रह में, लेकिन मंगल एक साहस है, पराक्रम है। आप जितने भी फौजियों की, या मुझे कहना नहीं चाहिए, जो मार धाड़ वाले मनुष्य होते हैं, जिसे हम गलत भी कहते हैं, उनके मंगल दोनों का अच्छा होता है। लेकिन जो आईपीएस होते हैं, या फौजी होते हैं, या जो शौर्य का काम करते हैं, या जो किसी से डरते नहीं, सबके हित में रहते हैं, सर्वभूति रहता, और किसी अंडर प्रेशर में नहीं आते, उनका मंगल अच्छा होता है। जो साहस के साथ गलत काम करते हैं, जैसे डकैत वगैरह जो पब्लिक को सताते हैं, या राक्षस प्रकृति के होते हैं, उनका मंगल अच्छा होता है, लेकिन पाप युक्त होता है ना। आज हम फिर चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ग्रह के हिसाब से कौन कौन सी ग्रह हमारी मित्र हैं, कौन सी शत्रु है, कौन सी सम है। आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि जैसे 12 लग्न में आज हम 4 लग्न लेंगे, किस लग्न के हिसाब से कौन सा लग्न शुभ होगा, उसे भी आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड में लिखा, आइए चर्चा करते हैं इस बोर्ड में। जैसे कि मैंने ये 4 लग्न लिखे, क्योंकि 12 लग्न होते हैं, हम चर्चा करेंगे 4 लग्न में, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। ये जो मैंने पहले बताया था, कभी कभी क्या होता है कि जो नए सीखने वाले होते हैं, उन्हें थोड़े दिमाग में कुछ उलझने आ जाती हैं, वो सबके आती हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो 360 डिग्री को हमने 12 भागों में विभाजित इस प्रकार कर दिया। इसे देखिए, ये केंद्र है 1, ये केंद्र है 4, ये केंद्र है 7, ये है 10। फिर लग्न जो है केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। ये पंचम त्रिकोण, ये त्रिकोण मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, हमारे पैरामीटर वही होंगे। हम उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि लग्न का दूरतय से, लग्न का पंचम से, लग्न का 9 से, लग्न का एकादश से, जब इनके एक साथ स्वामी बैठ जाते हैं, धन योग बन जाता है। जब केंद्र त्रिकोण का संबंध हो जाता है, वो राजयोग होता है। मेरे पे कमेंट्स आते रहते हैं, खिचड़ी पका दी। खिचड़ी कुछ नहीं पकाई। अगर मैं पहला आपको याद नहीं कराऊंगा तो उससे कोई फायदा नहीं होता। देखिए, अब मेष लग्न में आते हैं। मैं इसको आपको पेपर में मैंने बाकायदा ग्रंथों से लिखा है, और आपको वर्बली भी समझा रहा हूं, फिर आप उसे देखें। इसके लिए अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एक आप कॉपी बनाएं, उस पर नोट्स बने, कोई भी संबंधित अच्छी किताब हर जगह मिलती है, ये सब जगह मिल जाएंगे। कितनी ग्रह होती है, कितनी उच्च की होती है, कितनी नीच की होती है, ये कैसे कैसे मतलब उनके स्वरूप होते हैं, मैं समझाता भी रहूंगा। आप कोई भी किताब ले सकते हैं। अब जैसे मेष लग्न, इसमें कम से कम 40 से 50% अच्छा प्रेडिक्शन तो आप यहीं से सीख जाएंगे कि आपका मेष लग्न है, इसमें ग्रह अवश्य बैठेंगी, 9 की 9। अब हम इस टाइम कोई भी ग्रह की बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल राशियों के स्वामी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये मेष लग्न है, तो मेष लग्न के लिए जो अच्छा ग्रह होगा मंगल। मंगल क्यों होगा? क्योंकि लग्नेश भी है। फिर एक इसमें हम क्योंकि बार बार कहते रहते हैं कि लग्नेश की पंचमेश नवेश की दशा अच्छी आती है, 6, 8, 12 की खराब जाती है। फिर एक प्रश्न उठता है, जब मेष लग्न का स्वामी मंगल है तो मंगल की 2 राशि होती है, अष्टम, जिसे हम गड्ढा भी कहते हैं, हम कैसे जजमेंट ले? ठीक है ना। अब जैसे इसका भी मैंने चर्चा करी है, कागज में बिल्कुल आपको याद करेंगे, आपको एक तुरंत स्वतः ही उनकी जो आपके जो कंफ्यूज होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो इस जातक के लग्नेश अच्छा हो गया, यानी कि मंगल अच्छा हो गया। फिर मैंने कहा था पंचमेश, पंचमेश कौन है? सूर्य, सूर्य भी अच्छा हो गया। फिर मैंने कहा नवेश, नवेश मीन्स बृहस्पति, तो इसके लिए ये बृहस्पति भी अच्छा होगा। अब आते हैं मार्केश में। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में हमेशा परेशानी आती रहती है, स्ट्रगल आते रहते हैं। यूं कि हमारी मतलब शरीर में परेशानी आ गई तो हमारे जीवन में परेशानी आ गई, हमें इसके लिए दूसरा चश्मा लगाना पड़ेगा। अब जैसे दूरतेश और सप्तमेश, दूरते क्या है? धन भाव है, सप्तम क्या है? स्पाउस है। सप्तम भाव में मार्केश भी रहता है, जो मैंने बताया था कि आपको शुरू में फिर समझाऊंगा कि एक एक भाव अनेक चीजों का कारक होता है। तो इसके लिए धन का भी कारक होगा, इसके लिए स्पाउस का स्वामी भी होगा, और इसके लिए हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये हमारे लिए शुक्र अच्छा नहीं हुआ। फिर एक प्रश्न ये उठता है कि हम हाथ रखते ही कुंडली में कैसे देखें कि इस लग्न के लिए, मैं राशि की बात नहीं कर रहा, कि इस लग्न के लिए अशुभ ग्रह सबसे ज्यादा क्या है। अब आते हैं 3rd हाउस में। देखिए 3rd हाउस है बुध का, और बुध की एक राशि तीर्थय में पड़ गई, एक 6th हाउस में पड़ गई। ये मैंने पहले बताया था, ये भाव अच्छे नहीं होते, क्योंकि अष्टम से अष्टम होने के कारण ये अच्छा नहीं होता। तो 3, 6, 8, 12 अच्छे नहीं होते। तो मेष लग्न के लिए बुध सबसे ज्यादा कष्टकारी हो गया।
ठीक है। अब मैंने पंचम भाव बता ही दिया, सूर्य है, सूर्य इनका अच्छा होता है क्योंकि जो जातक पिछले जन्म में पूर्ण कर्म होता पंचमेश के रूप में उदय हो जाते हैं। तो जातक के लिए मेष लग्न के लिए मंगल अच्छा हो गया, सूर्य अच्छा हो गया, गुरु अच्छा हो गया। गुरु की 2 राशि कौन सी, 9 और 12 है। फिर एक मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये जो है एक राशि 9th हाउस में पड़ी, एक 12th हाउस में पड़ी, तो कैसे अच्छा हो गया? क्योंकि इसको हमारे जो विद्वान पंडित जी हैं वो इसे साइलेंट करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि 9th हाउस के स्वामी को 12th हाउस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, अब आप देखो, हमने ये भाव भी क्लियर कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। चतुर्थ भाव में कौन सा है? जहां से सुख भाव होता है, जहां का माता रहती है, जहां का मन रहता है, सुख समृद्धि रहती है, गाड़ी रहती है, नेताओं का सिंहासन रहता है, हमारी पैतृक प्रॉपर्टी रहती है, उसका स्वामी चंद्रमा। हमेशा ध्यान रखना, मेरे पैरामीटर वही होंगे, आप कुंडली में लगाएंगे 101% आपका ज्योतिष आएगा। यदि किसी कारण इसका स्वामी 6-8 बार चला गया तो जातक की पैतृक संपत्ति में फर्क आएगा, सुख में कमी आएगा, वाहन में कमी आएगा। पैरामीटर वही होंगे, हर जगह वही नियम लगाएंगे। अब पंचमेश का हमने क्लियर कर दिया, 6th हाउस का क्लियर कर दिया, 7th हाउस का क्लियर कर दिया, अष्टम का कर दिया, 9th का कर दिया। अब रह गया 10th हाउस का। 10th हाउस का जैसे कि मैं बता रहा था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो लग्न से चतुर्थ, चतुर्थ से सप्तम, सप्तम से 10th हाउस। फिर मैं आपको कहता हूँ कभी कभी बाड़ी लड़खड़ा जाती है। ज्योतिष से कारण क्या है कि मेरे धन भाव का कारक, मेरी वाणिक भाव का कारक वो 6th हाउस में चला जाता है, थोड़ी कभी कभी परेशानी होती है, आप इसे इग्नोर किया करें। अब देखें, अब 10th हाउस का स्वामी शनि। शनि खूब नेम फेम हर जगह देगा। सपोज कर लो किसी वजह से शनि उच्च का हो जाता, कहते हैं कुछ आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कि उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। यदि ये किसी कारणवश उच्च का हो गया, जातक को उसको नेम फेम, यदि कोई नौकरी करेगा तो वो तो अच्छी स्थिति में बैठा है, उसे नित्य गेन होंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखें क्योंकि मनुष्य के पीछे काल चक्र, उसकी मौत, उसकी परेशानी हमेशा घूमती रहती है। तो ये भाव गेन के लिए सही है, एकादश भाव। लेकिन यहाँ पर भावर टू भावर जाएंगे जब मैं समझाऊंगा, ये हेल्थ के लिए सही नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, जब शनि की दशा जाएगी तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताता रहता हूं कि मैं विद रेमेडीज आपको सिखाऊंगा। इससे क्या होगा, यदि आप चाहते हैं कि मेरा प्रोफेशन अच्छा हो, मुझे नेम फेम मिले, मेरी अच्छी हेल्थ रहे, तो आपको शनि का दान अवश्य करना पड़ेगा। जब आपकी भाग्य की दशा चले, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब ग्रह वो जुपिटर की 2 राशियां हैं, मतलब उसकी बृहस्पति की, तो जब भाग्य विदय होगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, कोर्ट भी होगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, विदेश भी जा सकते हैं, धर्म के प्रति कार्य भी हो सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा सारे कार्य अच्छे हों और हमें नुकसान से बचे रहें, तो हमें बृहस्पति का दान अवश्य करना पड़ेगा। ये हमने चर्चा करी मेष की, मैंने वाणी से सिखाया। फिर मैं आपको एक पेपर भी दूंगा, उसे आप पढ़ेंगे। आज जो मैं चर्चा करूंगा केवल 4 लगन में करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको याद नहीं होंगे। लेकिन फिर मेरा वही कहना है कि बार बार वही याद करो, आप कितने ग्रह, कितने राशि, कितने नक्षत्र, किसका स्वामी कौन सा, ये अवश्य याद होने चाहिए। इसलिए मैं हफ्ते में 2 वीडियो गिरता हूं जिससे कि आप उन्हें याद करें। अब आते हैं इसी तरीके से वृष लग्न में। देखिए 2 नंबर क्या है, इसे ये वृष लग्न है। मैंने फिर वही मेरे नियम, लग्नेश, पंचमेश, नववेश। जातक के लिए शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, बुध की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा अच्छी जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, कुछ लग्न के लिए एक ग्रह बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कि शुक्र के जो लग्न हैं, यानी कि 2 और 7 लग्न के नंबर के लग्न के लिए शनि योग कारक हो जाता है। योग कारक मीन्स के अंदर त्रिकोण का स्वामी होता है, वो दशाएं अच्छी जाती हैं। इसी तरीके से जो शुक्र के लग्न है उनके लिए शनि योग कारक हो जाता है। जो शनि के लग्न है 10 और 11 उनके लिए शुक्र लागू मतलब योग कारक हो जाता है। और 4 और 5 नंबर यानी कि कर्क और सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक हो जाता है। अब बातें हैं, इसके लिए सबसे अच्छा ग्रह शनि। चंद्रमा 3rd हाउस का स्वामी योग है, खराब हो गया। मंगल मार्केश बनाएगा क्योंकि सप्तमेश और 12th हाउस का स्वामी है। अब गुरु क्योंकि 8th हाउस में पड़ा, एक गेन हाउस में पड़ा, अड़चनों के साथ, परेशानी के साथ उनके गेन होता है, लेकिन हेल्थ के लिए ये परेशानी का सूचक हो जाता। तो शुक्र अच्छा हो गया, बुध अच्छा हो गया, सबसे ज्यादा अच्छा ग्रह शनि हो गया क्योंकि एक केंद्र में है और एक त्रिकोण में है। और दूसरा मंगल
सप्तमेश और एकादश यानी कि मार्केश प्योर बना रहा, हेल्थ के लिए शुभ नहीं होता। आपको दृष्टि बताऊंगा कौन सा ग्रह कैसे कैसे दृष्ट करता है, क्योंकि फिर जब हम ज्योतिष सीख जाएंगे, इसके नियम से सीख जाएंगे, फिर उनका प्रिडिक्शन निकालना सिखाऊंगा। क्योंकि आपका कोई सी वीडियो देख लेना, सबसे कड़ा काम प्रिडिक्शन निकालना होता है। तो हमने शुक्र पर चर्चा कर दी। अब आइए बुध। बुध इस लग्न के लिए बहुत अच्छा ग्रह होता है, क्योंकि बुध की 2 राशि होती। देखिए मेष लग्न के लिए बहुत कष्टकारी हो गया, 3 और 6 है ना, और इसके लिए अच्छा हो गया। अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर होगा एकदम वो तुरंत पकड़ेगा। सपोज कर लो 11 नंबर का लग्न है, 11 नंबर के लिए बृहस्पति धन भाव का हो गया, ज्ञान भाव का स्वामी होगा। यदि किसी कारणवश बृहस्पति उच्च का हो गया तो जातक के आनंद ही आनंद है। इसी तरीके से ये वृष लग्न के लिए बुध अगर अच्छी स्थिति में हो गया, एजुकेशन के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा के लिए बुद्धि के द्वारा अच्छी स्थिति में होना, और संतान की स्थिति भी अच्छा होना। तो हमने शुक्र को कवर करा, बुध को करा, चंद्रमा का करा, सूर्य हमारा चतुर्थ भाव है, ये हमारे प्रॉपर्टी का है, ये पंचम भाव भी हो गया, ये 6th हाउस भी हो गया, सप्तम भी हो गया, अष्टम भी हो गया, 9th भी हो गया, 10th भी हो गया, 11th भी हो गया, 12th। अब आते हैं हम 3 नंबर के लग्न। 3 नंबर के लग्न के लिए हमेशा ध्यान रखना 3, 6, 9, 12 में केंद्रपति दोष लग जाता है। केंद्रपति दोष का क्या होता है कि दोनों राशि ही केंद्र में पड़ जाती है, तो जातक की ग्रह आराम में आ जाती है और जातक खुद लेजी हो जाता। कहने का तात्पर्य ये होता है कि अधिक फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम कहते थे कि लग्नेश पंचमेश नववेश हमेशा अच्छा, तो बुध अच्छा, शुक्र अच्छा, शनि। अब हम देखेंगे कि शनि अष्टमेश भी है, अड़चनों के साथ भाग्य होता था। यदि हम चाहते कि हमारे भाग्य में कभी उन्नति में मतलब कोई भी चीज रुकावट ना हो, तो हमें शनि का दान भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जब हम प्रिडिक्शन निकालते हैं तो 2 लग्न के लिए, 3 और 6 के लग्न के लिए मंगल सबसे ज्यादा कष्टकारी ग्रह होता है। ये हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। अब आप मंगल की स्थिति देखिए, मंगल एक तो 6th हाउस का स्वामी होगा। सभी जानते हैं कि 6th हाउस में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। रोग भी रहते हैं, शत्रु भी रहते हैं, कंपटीशन भी रहते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी रहती है, ऋण भी रहता। तो ये शनि कष्टकारी हो गया। यदि किसी कारणवश या स्वराशि का मंगल भी, तो समय समय में छोटे मोटे एक्सीडेंट का भी भय बना रहता है। हमने बृहस्पति स्पाउस भाव का स्वामी और 10th हाउस का स्वामी, प्रोफेशन का स्वामी हो गया, तो बृहस्पति अधिक फल देने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि केंद्रपति दोष लग जाता है। अब आ जाते हैं शनि में। शनि शुभ और अशुभ है। बृहस्पति कवर हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया। अब आते हैं कर्क लग्न। ये मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा इसमें बता रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नोट्स भी दूंगा। इनके एक चार्ट बना के इन्हें याद कर लेना कि मेष लग्न के लिए शुभ कौन सा है, अशुभ कौन सा है और मिश्रित कौन सा। अब आते हैं कर्क लग्न। मैंने कहा था कि कर्क लग्न के लिए यानी कि 4 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए मंगल योग कारक हो जाता है। योग कारक मीन्स केंद्र त्रिकोण में दोनों राशि हो जाती है, तो मंगल उस लग्न के लिए सबसे अच्छा हो जाता है। देखिए अब ये लग्न है 4 नंबर का, इसका स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो लग्नेश पंचमेश नववेश, तो चंद्रमा की दशा अच्छी होगी, मंगल की दशा अच्छी होगी। मंगल क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन गया, तो योग कारक हो गया। यदि किसी कारणवश मंगल उच्च अवस्था में हो जाए, तो इस जातक के आनंद आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि हमारी कुंडली में खूब धन योग है, राजयोग में, लेकिन वो उदय कैसे हो रहे हैं। सपोज कर लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसकी भाग्य की दशा हो रही है, तो क्या होगा, उसे 2 खिलौने की जगह 10 खिलौने मिल जाएंगे। बच्चे को दो जने की जगह काफी मतलब फैसिलिटी देने वाले हो जाएंगे। लेकिन वही दशा यदि भाग्य की जमाने में मिल जाए, तो ज्यादा खूब नेम फेम धन मान पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब देखिए हमने चंद्रमा कवर करा, इस धन भाव का स्वामी सूर्य है। इसमें जो मैं आपको नोट्स दूंगा बना के, इसमें एक चीज ध्यान रखने की वाली बात है कि जैसे कि दूरतेश और सप्तमेश मारक होता है, रोग देने की क्षमता रखता है, लेकिन कर्क लग्न के लिए सूर्य मार्केश नहीं बनेगा। अब आते हैं बुध में। देखिए बुध इनका कहते हैं ना, किसी आप सुनेंगे तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं या जो जानते कहते हैं कि हमारे तो बुध की दशा बड़ी खराब की, क्योंकि बुध की दशा कर्क लग्न वालों के लिए, हम राशि बात नहीं कर रहे, हम लग्न में बात कर रहे हैं कि इस 3rd हाउस का और 12th हाउस का स्वामी बन जाता। अभी हमने तो ये देखा ही ना कि ये कहाँ बैठे हैं, हम तो केवल लॉर्डशिप की, उनके मालिकाना हक की, उनकी राशियों के भी विषय बात कर रहे हैं। तो बुध इस लग्न के लिए ये खराब हो गया। अब आते हैं शुक्र में। देखिए शुक्र दोनों चीज का है, चतुर्थेश भी एकादश भी है, तो जातक गेन करेगा, लग्जरी चीजें प्राप्त करेगा, लग्जरी चीजों को चाहने वाला होगा। अब आते हैं मंगल। मंगल को हमने कवरिंग कर दे कि मंगल पंचम भाव में 10th हाउस का स्वामी है, उसके संतान में बैठी, उसके एजुकेशन में बैठी, उसके पूर्ण कर्म में बैठे, उसका प्रोफेशन भी बैठा। अब देखिए
अब आते हैं हम सप्तम भाव में, ये मार्केश है कर्क लगन के लिए, क्योंकि आपस में शत्रु है तो ये शनि की दशा हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके उनके जो अंडर में जो भी मतलब रहते हैं, जो उन्हें रेमेडीज देते हैं, वो कहते हैं कि जब भी इसकी राशि चले शनि का दान करते रहो। तो शनि जब सप्तमे से अष्टमे से प्योर मार्केश बनाता है। आपने देखा होगा 2 लग्न ऐसे होते हैं 4 और 5 नंबर जिनकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि यही पत्नी रहती है, यहाँ स्पाउस रहता, ये अष्टम भाव हो गया, यहाँ शनि आ गया। अब आते हैं भाग्येश। मैंने कहा था लग्नेश में, पंचमेश में, नवमेश में सबसे बड़ा जो त्रिकोण में होता है वो 9th हाउस का स्वामी होता है। तो कर्क लग्न के लिए उसका भाग्येश हो गया गुरु। तो गुरु की मैंने बताया 2 राशि होती हैं, एक 6 हाउस में पड़ी है। तो जब जातक का भाग्य उदय होता है तो उसके साथ ऐसा भी हो सकता है उसकी शत्रुता भी हो, उसके पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिजीवी शत्रु बन जाए। तो जो रेमेडी जानते हैं एस्ट्रोलॉजर और जिनके संपर्क में जो भी रहते हैं वो कहते हैं कि जैसे आपकी भाग्य की दशा चल रही है अच्छी, लेकिन इसका दान भी करते रहेंगे। अच्छा, फिर छोटी सी बात, ये हमेशा ध्यान रखो, यहाँ कोई नंबर नहीं है, हमेशा ध्यान रखो ये केंद्र है, ये वाली है। अगर हम 1 नंबर से करेंगे कि काल पुरुष की जो जन्म पत्रिका लग्न है मेष, तो 1 4 7 ये केंद्र है। ये केंद्र भी है त्रिकोण में है, ये कोई गलती से नहीं लिखा गया, ये इसमें केंद्र भी है त्रिकोण में से लग्न कहते हैं, जहाँ ये 2 हमने वो रखे, एक इंडिकेशन है, ये त्रिकोण है 1 5 9। अब हम बिल्कुल इसे मैं आपको एक नोट्स दे रहा हूं, उसको आपको याद करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 9 ग्रह को हमें अवश्य ये पता होना चाहिए कि माना सपोज कर लो सूर्य है, उसका कौन मित्र है, उसका कौन शत्रु है, उसका संभाव क्या है। फिर मैं नैसर्गिक मित्रता के साथ लग्न के हिसाब से बताऊंगा। जो ज्योतिष सीख रहे हैं शुरू से उनके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूज होगा, फिर आप देखेंगे कि थोड़े दिन बाद ये कंफ्यूज स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। आपको उसके भी तरीके बताऊंगा। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ग्रहों के नैसर्गिक संबंध। अब देखिए यहाँ मैंने सारी ग्रह लिखी हैं, यहाँ मैंने इनके मित्र लिखे हैं, इन्हें याद करने पड़ेंगे। हम कहते हैं ना 2 × 2 4 4 4 जा 16 जो भी होता है वो याद करते हैं, जो निश्चित होते हैं। इसी तरीके से निश्चित है ये हमारे ग्रह आ गए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु, इस पर सारे ग्रह आ गए, इनके मित्र आ गए, इनके शत्रु आ गए, इनके संभाव आ गए। जैसे सूर्य के जो मित्र हैं, यदि हम चंद्र मंगल सूर्य और बृहस्पति को एक कैटेगरी रखो और बाकी को दूसरी कैटेगरी रखो, ये याद करने के तरीके होते हैं। अब जैसे सूर्य के जो मित्र हैं वो है चंद्र मंगल बृहस्पति, है ना, और इनके जो शत्रु हैं वो है शुक्र और शनि, और जो बुध है बुध इनका संभाव का। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के 2 मित्र हैं सूर्य बुध। चंद्रमा किसी से शत्रु नहीं मानता, लेकिन संभाव जो होते हैं ना कि मित्रता है ना शत्रुता, वो है मंगल शनि बृहस्पति शुक्र। फिर आते हैं मंगल में। मंगल के 3 ग्रह मित्र हैं सूर्य चंद्र बृहस्पति। मैंने कहा था ना कि एक कैटेगरी में रखो। बुध को मंगल सम्मानता है ना, और इसके जो वो शत्रु मानता मंगल का शत्रु होता बुध, ये शुक्र शनि इसके संभाव होते हैं। कभी कभी बोलने में थोड़ी इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैंने स्मारियन के चार्ट बना दिया, आप इसमें देखें ये बिल्कुल सही चार्ट है। अब जैसे बुध है, बुध के जो मित्र है सूर्य शुक्र है, शत्रु इनके चंद्रमा, क्योंकि बुध इसकी कहानी भी है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। संभाव रखते हैं मंगल से शनि से बृहस्पति से। और आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के सूर्य चंद्र मंगल मित्र हैं, बुध शुक्र शत्रु हैं, शनि सम्मानते हैं, मतलब शनि भी सम्मानते हैं और गुरु और दोनों को मतलब गुरु शनि एक दूसरे को सम्मानते हैं। अब जैसे शुक्र है, शुक्र के मैंने कहा था बुध शुक्र शनि को एक कैटेगरी में रखो, तो शुक्र के 2 मित्र हैं बुध और शनि, इनके जो शत्रु हैं हमेशा सूर्य चंद्रमा रहेंगे और शनि के भी ये शत्रु रहेंगे। अब मंगल और बृहस्पति संभाव रहते हैं। अब आ जाइए शनि, क्योंकि मैं बता रहा था एक ही कैटेगरी इनके बुध शुक्र शनि की, तो शनि के 2 मित्र हो गए बुध और शुक्र, शत्रु हो गए सूर्य चंद्र मंगल, बृहस्पति हो गए संभाव। मैंने कहा था ना शनि बृहस्पति को सम्मानते हैं, बृहस्पति शनि को सम्मानते हैं। अब आ जाइए राहु, क्योंकि ये इनका मैं आपको काफी टाइम दूंगा, क्योंकि ये कैसे ग्रह हैं, ये मायावी ग्रह हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से हमें इनका विवेचन, इनका जो फलित है बड़े ध्यान से देना चाहिए। अब जैसे राहु के जो मित्र हैं बृहस्पति शुक्र शनि, ये शुक्र शनि तो राहु के दोनों के ही हैं, लेकिन राहु बृहस्पति को मानता क्योंकि गुरु के रूप में होने के कारण। जो इनके परम शत्रु हैं वो है सूर्य चंद्रमा और सम है बुध मंगल। अब आते हैं हम केतु के। केतु के मंगल शुक्र शनि
ये इनके मित्र हैं। सूर्य चंद्र राहु केतु के भी, मतलब केतु के भी शत्रु हैं, राहु के भी शत्रु। अब बृहस्पति बुध है। हमेशा ध्यान रखना, बीच बीच में मैं जो टिप्स देता रहता हूँ एक रजिस्टर बना लीजिएगा। कहते हैं यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल, मतलब शनि राहु के जैसा है, केतु मंगल जैसा है। इनकी मैं बाद में विवेचन करूंगा, क्योंकि ये इतने मायावी होते हैं, जिस भाव में बैठ जाते हैं उसी के फल देने की ये क्षमता रख देते हैं, और फिर जातक जो अच्छा एस्ट्रोलॉजी होता है वो भी थोड़ा धोखा खा जाता है। अब आइए देखो, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको विद नोट्स, मैंने वर्बली बताया, समझाने का तरीका बताया, ये मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे मेष लग्न है, मेष मतलब 1 नंबर का लग्न, इसके लिए जो मैंने एक चार्ट बना दिया, ये अशुभ ग्रह है, ये शुभ ग्रह है, ये मारक ग्रह है, ये राजयोग है, मतलब योग कारक ग्रह है ना। फिर मैंने टिप्पणी दी है। अब देखिए पहले आते हैं मेष लग्न। तो मेष लग्न के लिए शनि बुध शुक्र ये अशुभ ग्रह हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने चार्ट में भी समझाया था। इनके लिए शुभ ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? एक तो बृहस्पति है और सूर्य है, क्योंकि सूर्य भाग्येश हो गया, और सूर्य जो है 1 5 9 मतलब पंचमेश हो गया। अच्छा, इसके लिए मारक ग्रह कौन से हैं? शनि बुध शुक्र। अच्छा, राज योग कौन बनाएंगे? बृहस्पति सूर्य, क्योंकि पंचमेश है और गुरु 9th है। याद करने के तरीके होते हैं, मैंने बताया कि लग्नेश पंचमेश नवेश जातक को ऊपर ले जाते हैं, 6 8 12 जातक को डाउन लाते हैं, है ना। फिर मैंने इस पर क्या टिप्पणी लिखी है? शुक्र मारक होते हुए भी मारक का कार्य नहीं करता, क्योंकि ये अलग नियम है, इनको याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं 2 नंबर के, जैसे वृषभ कहते हैं। वृषभ के लिए सबसे ज्यादा अनिष्टकारी बृहस्पति हो जाता, शुक्र हो जाता, चंद्रमा हो जाता। मैंने चार्ट में समझाया था कि चंद्रमा जो है 3rd हाउस का स्वामी होगा। अच्छा, शुभ ग्रह क्या होगा? शनि सूर्य बुध, है ना, क्योंकि मैंने बताया था शनि योग कारक ग्रह। अच्छा, मारक ग्रह क्या? बृहस्पति शुक्र चंद्र मंगल। इनके लिए राजयोग कारक क्या है? शनि, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र के लगन होते हैं उसके लिए शनि योग कारक हो जाता है, यदि केंद्र त्रिकोण का हो जाता है तो वो राजयोग बनाता है, तो शनि राजयोग में चले गए, है ना, सबसे अच्छा ग्रह होगा। फिर इसके लिए लिखा, हमने लिखा मंगल मारक का कार्य करता है, क्योंकि सप्तमेश भी है और 12th हाउस का स्वामी भी। अब आते हैं अब 3 नंबर का लगन, जिसका मिथुन लग्न का मैंने आपको पहले बताया था। 4 लग्न जो होते हैं 3 6 9 12, इनमें केंद्रपति दोष लग जाता है, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। तो इसके लिए अशुभ ग्रह मंगल, हमेशा ध्यान रखना, ये याद करने के तरीके होते हैं। जो बुध के लग्न होते हैं 3 और 6, इनके लिए मंगल सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है, एक्सीडेंट के योग बनाता रहता है, कार्य में रुकावट देता है। तो इनके लिए अशुभ ग्रह मंगल है, बृहस्पति है, सूर्य है ना। अब शुभ ग्रह कौन से हैं? शुक्र बुध, क्योंकि 3 7 11, बुध क्योंकि एक स्वतः ही लग्न है, और शुक्र पंचम है, और इसे क्योंकि शनि को स्मरण ले लिया 3 7 11, शनि की एक राशि अच्छे स्थान में, एक राशि गलत स्थान में, ठीक है। अब आते मारक ग्रह। मारक कौन बनाएगा? मंगल और बृहस्पति। आप इनकी लॉर्डशिप देखेंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे। राजयोग कौन बनाएगा? शुक्र बनाएगा, बुध बनाएगा। इसमें लिखा चंद्र मारक है, लेकिन मारक का कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शुभ ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह वो। अच्छा, अब आते हैं, फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, कभी कोई चीज कभी हमारे लिखने में, हमारे कहने में आती है तो आप उसे दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। अब जैसे कर्क राशि है, कर्क लगन है, सॉरी, कर्क लगन के लिए जो अशुभ ग्रह हो गया वो शुक्र है, बुध है, शनि है। मैंने समझाया था कि शनि कैसे होगा, सप्तमेश भी होगा, अष्टमेश भी होगा। बुध को भी मैंने समझाया था, क्योंकि भाग्येश है, क्योंकि बृहस्पति है तो बृहस्पति अच्छा होगा। अब मारक ग्रह कौन सा? शुक्र है, बुध है, शनि है, सूर्य है, क्योंकि शनि तो आपको पता ही सप्तमेश हो गया, अष्टमेश भी हो गया, और कर्क लगन के लिए सूर्य 2nd हाउस का स्वामी होकर वो मारक का भी कार्य करता है। अब देखिए ये राजयोग कारक ग्रह, मैंने बताया था जो 4 और 5 नंबर के कर्क और सिंह लगन के लिए मंगल योग कारक होता है, मंगल के में सबसे अच्छा ग्रह हो जाता। तो राजयोग कारक ग्रह में होता मंगल बृहस्पति के साथ या चंद्रमा के साथ 1 5 9 10 भाव में शुभ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बृहस्पति एक अशुभ भाव का भी कारक हो रहा है, शुभ भाव का भी कारक है, 6 हाउस का था। अब फिर मैंने क्या लिखा? सूर्य मारक होता है, लेकिन मारक का कार्य नहीं करता, क्योंकि 2nd हाउस का स्वामी है, सूर्य चंद्रमा में आपस में मित्रता है, तो इसलिए ये इसके लिए मारक नहीं होता। ये जो मैं नियम बता रहा हूं कि कितनी राशि, कितने नक्षत्र, कैसे में याद करना चाहिए, ऊंच का करना है, नीच का, ये आपको हमेशा आपकी दिमाग में रहना चाहिए, आपकी वाणी में रहना चाहिए। कि जैसे माना सपोज कर लो फलाने नंबर का नक्षत्र है तो उसका ये लोड है, तो इससे क्या होगा? ये धीरे धीरे आप रटते रहोगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया 4 लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, कौन सा सचर्य से फल देता है।
आगे हम फिर 4 लग्न लाएंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8। ऐसे ही मैं इसे धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा। लेकिन यदि आप दिल से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप इन नियम को अवश्य याद रखें। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हम एक कार बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, तो उसके हम कहीं टायर रख देते हैं, कहीं इंजन की नौली लेते हैं, कहीं स्टीयरिंग की नौली लेते हैं। इसी प्रकार से हमें इनके सब किरो के कारक तत्व समझने पड़ेंगे, फिर हम उन्हें एक साथ मिलाएंगे, फिर उनके फलित निकालेंगे। फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, ज्योतिष आसान नहीं है, ज्योतिष कठिन नहीं है। यदि आप लग्न से आप इस पर अपने लग्न के अनुसार लगे रहेंगे, लग्न मीन्स मतलब यदि आपकी इस पर रुचि होगी तो आप इसे अवश्य सीखेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।